नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स का करवाएंगे और 50 क्वेश्चन साइंस का करवाएंगे। देखिए, जिनका पेपर अभी 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12, 13 से 25 अगस्त तक है, जिनका पेपर बाकी है, बेसिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है। मैं डेली आपको करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं सेपरेट क्लास में। उन क्लासों को भी आप जरूर देखना। जैसे कि मैंने कल आपसे पूछा था, कल वाली करंट अफेयर्स वाली क्लास में जो रात में कराए थे, कि साथियों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स के हार्ड क्वेश्चंस हैं, जो उसको एक ही वीडियो में करवा दीजिए। जो थोड़े अच्छे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो मैं जो है ना आपको एक अलग से वीडियो में करवा दूंगा। पूरे 250 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक अपडेटेड वो क्वेश्चंस रहेंगे जो थोड़े मतलब कि जो आप कम पढ़ते हैं और वही क्वेश्चंस आपको पेपर में हार्ड लगने लगते हैं। तो वो क्लास आज आपको शाम में मिल जाएगी। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर करा ही दीजिए, तो मैं वो आपको करा दूंगा रात में। आज अभी इस क्लास में आपको 100 क्वेश्चंस करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक जो पेपर हुआ है वहां से रेलवे ने जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा है, जहां जहां से क्वेश्चंस पूछा है, आने वाले शिफ्टों में अब क्या पूछ सकता है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। शुरुआत करते हैं साइंस के क्वेश्चन से। ये साइंस के क्वेश्चंस जितने भी मैं करवा रहा हूं, या शुरू से लेकर अब तक एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट सवाल है, रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से जब दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत ट्रांसफर होता है, तो याद रखना 10%। फिर यहां से ये जाएगा तो 10% और कम होगा। बेसिकली ये कम होते जाता है, ठीक है। तो याद रखना, इससे हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है। ये जो एनवायरमेंट का आपका टॉपिक है, तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। और हाँ, अगर आपसे पूछे ये नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जब लेड 2 नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। बताइए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब लेड 2 नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है और एक पीला अवक्षेप बनता है। आप सभी ने सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, मुझे पता है। तो बेसिकली आप रिवीजन क्लास है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। और आप अपनी तैयारी भी जांचिए कि कितना क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं और कहां पर आप गलती कर रहे हैं। जहां पर गलती कर रहे हैं उस टॉपिक को जहां से भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, उसको डिटेल में रिवीजन करिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पादपों में धनात्मक देखिए गुरुत्वानुवर्तन संचलन जो होता है, इसके लिए उत्तरदायी क्या है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिकली जियोट्रोपिज्म मूवमेंट जो होता है, वो उसके लिए क्या उत्तरदायी है, यही आपको बताना है। तो देखो, गुरुत्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन जो होता है, जियोट्रोपिज्म मूवमेंट जो होता है, उसके लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो गुरुत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी क्लासेस 3 अगस्त से आपका पेपर हुआ है, उसके बाद आपको पता ही है, मैं एनालिसिस भी आपको करवा रहा हूं, तो उसके बाद से जो क्लासेस आई हैं, चाहे वो साइंस करंट अफेयर्स का मिक्स क्लास का हो, या फिर साइंस का अलग हो, या फिर करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड अलग हो, उन क्लासों को आप जरूर देखना। पहले की क्लासेस अब मत देखिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 3 अगस्त के बाद से मैंने जितनी भी क्लासेस अपलोड किए हैं चैनल में, आप जरूर देखना। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी आज बनवा दूंगा, ठीक है। तो वहां पर जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो सारे आपको देख कर जाना है साथियों। मेरी बात मानना, करंट अफेयर्स में डर लग रहा है ना आपको, मेरी क्लासेस देख कर जाना। 14+, 15+, आप अगर स्कोर नहीं करके आओगे ना, तो फिर आप बताना कि सर नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। और आज मैं आपको हार्ड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, पूरे जनवरी से लेकर जुलाई तक के 250 क्वेश्चंस। शाम में, रात में वो क्लास आपको मिल जाएगी। आगे देखिएगा, अगला सवाल है आपका, रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। बताइए,
रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई थी भाई? तो याद रखना, रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया था उसी से नाभिक की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फा कण प्रकीर्णन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ठीक है, कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाला सही उदाहरण है? तो बताइए, दो संयोजकता दर्शाने वाला सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कौन से 2 तत्व हैं जिसकी संयोजकता 2 होती है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ सल्फेट और सल्फाइड है, इन दोनों में संयोजकता इनकी 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सल्फेट और सल्फाइड यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है साथियों। पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता यानी वेरिएशन के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और उससे सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए में लिखा है, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। क्या जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है? क्या लग रहा है आपको? सही है ये? बिल्कुल, कथन ए सही है। बी में लिखा है, इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं। यार कैसे नहीं यार, वेरिएशन बहुत जरूरी है स्थायित्व बनाए रखने के लिए, यानी ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई देखिएगा, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, जब बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके, बेकिंग सोडा बेसिकली होता यह है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, ठीक है, और जल से क्रिस्टलीकरण करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो धावन सोडा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे के रखी है 4 किलो हर्ट्ज, इसको हम 4000 हर्ट्ज लिख सकते हैं, 4000 हर्ट्ज दे के रखी है। और तरंग दैर्घ्य जो है ना आपको 15 सेंटीमीटर दे के रखा है, इसको मीटर में आप चेंज करोगे ना, तो देखो इसको जब आप मीटर में चेंज करोगे ना साथियों सेंटीमीटर को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15/100, यानी बेसिकली यहाँ पर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो 0.015 मीटर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो किलोमीटर आपको दे के रखी है, कितने किलोमीटर की दूरी, तो देखो 1.8 किलोमीटर, तो इसको भी आप मीटर में जब चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1800 मीटर हो जाएगा। की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है कि देखो टाइम बराबर क्या होता है साथियों, तरंग दैर्घ्य, देखो क्या निकालना क्या है, इसमें कितना समय लगेगा ना, समय आपको बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालना है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहले आपको साथियों चाल चाल निकालना पड़ेगा। तो देखो v बराबर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है आपका, यानी तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। तो चाल बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, ये 4 किलो हर्ट्ज यानी 4000 हमने बोला था ना अभी, 4000, और आपका तरंग दैर्घ्य कितना है, तो 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.15 आएगा। तो बेसिकली इसको सॉल्व करिएगा आप, तो सॉल्व करो, इसको 0 हटाओ, बट्टे 100 हो जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 40 × 15 कितना होता है 600। तो बेसिकली v का मान जो है आपका ये 600 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब टाइम आपको निकालना है। तो टाइम बराबर आप सभी को पता है क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका d/v, ठीक है, यानी दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे के रखी है यहाँ पर 1.8 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में क्या लिख सकते हैं 1800 मीटर लिख सकते हैं। तो 1800, और यहाँ पर चाल कितना आया था 600 आया था, तो इसको भाग देंगे हम, तो 6 तिया 18, तो बेसिकली 3 सेकंड आपका समय निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में करवा रहा हूँ, जैसा आप अपने पेपर में कर पाओ, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो मैं बताइएगा, इनमें से कौन सा विकल्प है जो जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए साथियों। तो परमाणु
देखिए परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होता है, जिसको पल्म पुडिंग नियम भी कहते हैं। क्या ये नियम थॉमसन ने दिया था? आप बोलोगे जी सर थॉमसन ने दिया था, तो बस आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यार जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। इसका अर्थ ये है कि m का मतलब क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान, g यानी गुरुत्वीय त्वरण, h यानी ऊंचाई। इसका मतलब यह है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन में है इसकी स्थिति या विन्यास नहीं, गति के दौरान इसकी चाल। क्या यहाँ पर जो है ना, देखो गति के दौरान, माफ करना यार, स्थिति या विन्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थिति या विन्यास पर निर्भर करता है, बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गति के दौरान इसकी चाल नहीं, इसका तापमान नहीं, इसका रंग और आकृति ये नहीं। देखो स्थिति या विन्यास पर जो है ना निर्भर करता है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, ऊंचाई पर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे देखिए, अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? देखिए जो अधिकांश कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड यानी जिसको आप बोलते हैं सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। तो सहसंयोजक आबंधन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? वेग बताइए, वेग की दिशा, वेलोसिटी की दिशा जो होती है वो क्या होती है एक समान वृत्तीय गति में? तो देखो ऑप्शन नंबर सी, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। भाई वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसी की अनुदेश होती है, ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल और पूछा जाता है ये वृत्तीय गति से, जैसे कि कल ही पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, कि वृत्तीय गति में क्या दिशा बदलती है, चाल बदलती है, क्या होगा? तो देखो चाल तो इसका नहीं बदलता है, लेकिन इसकी दिशा जो है ना वो बदलती है। कैसे? मान लेते कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते कोई वस्तु है यहाँ पर और ये वृत्तीय गति कर रहा है, तो देखो कभी ये यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यानी बेसिकली इसका चाल तो बदल ही रहा, दिशा तो बदलता ही है। ठीक है, तो दिशा इसका बदलता है, ये पॉइंट आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश। अगला सवाल देखिए, महिलाओं में डिंब वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब के अवरोध होने पर क्या रोका जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए महिलाओं में जो फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नली होता है वो जब अवरोध होता है तो उससे क्या रोका जा सकता है? तो भाई इसको अगर रोक दोगे ना तो बेसिकली निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखो ये विधि क्या कहलाती है? तो इसको महिलाओं का नसबंदी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो महिलाओं में नसबंदी होता है उसको क्या कहते हैं, और पुरुषों में जो नसबंदी होता है, पुरुषों में नसबंदी किसको बोलते हैं? जिसमें वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। और महिलाओं में नसबंदी कब होता है? जब इस फेलोपियन ट्यूब को काट कर सिल दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना दोनों बात जो मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करेक्ट आंसर होगा प्लेसेंटा के माध्यम से। अगला है साथियों, जीव द्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सेल वॉल। बोला है जीव द्रव्य झिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण है जो पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो देखिए पादप कोशिकाओं का सबसे जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली के बाहर वाली परत होती है। और जंतु कोशिका में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है, याद रखना, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति करेक्ट होगा, क्योंकि पादप कोशिकाओं में पूछा है। अगला सवाल है, एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इसे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों इसको देखो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन कोशिका कहते हैं। अगला सवाल देखिए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से में विभक्त हो जाता है? जब प्रिज्म से, देखो जब मान लेते हैं एक प्रिज्म है, एक चीज समझना, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगी, ठीक है, तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है।
हो जाती है ना, 7 अलग अलग रंगों में इस प्रकार से विभाजित हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है बेसिकली, तो डिस्पर्जन कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो आप बोल लो। डिस्पर्जन याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, अभी इसी बार पूछा गया है आपसे कि मान लेते हैं कोई श्वेत प्रकाश है जो कि प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, जो कि गुजरने के बाद क्या होता है, 7 अलग अलग रंगों में ये विभाजित हो जाता है। उसके बाद एक प्रिज्म उल्टा रखा जाता है, इस प्रकार से उल्टा करके रखा जाता है, ठीक है। तो जब दोबारा ये जो प्रकाश किरण 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हुई, ये प्रकाश, सातों प्रकाश जब दोबारा इस प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो प्रकाश की चाल कैसी होगी, तो बिल्कुल श्वेत प्रकाश ही हो जाएगी वो, ठीक है। उसमें आपको कोई भी विचलन देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना ये पॉइंट। आगे देखिए, अगला सवाल है, 220 वोल्ट पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम तापन पर 840 वाट की दर से ऊर्जा खपत करता है। इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा। साथियों, इसको आप जो है ना डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। साथियों देखिए, विभवांतर आपको दे के रखा है 220 वोल्ट, वी का मान, ठीक है, वी का मान ये हो गया। और देखिए पावर कितना दे के रखा है, पावर का मात्रक वाट, तो पावर आपको दे के रखा है यहाँ पर 840 वाट आपको बेसिकली निकालना है इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध। तो साथियों एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोध डायरेक्ट निकालने का, याद रखना, R बराबर होता है V² अपॉन P, V² बटे P, आपका ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर R निकालना है ना आपको, तो V², V का मान आपको 220 दे के रखा है, तो 220 गुने 220 आप लिख लो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और पावर आपको 840 दे के रखा है, तो 840, तो बेसिकली इसको आप काटिए ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों, देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, इधर 11 2 से काट दिया मैंने यहाँ पर, और इसको जब 2 से काटेंगे तो 42 हो जाएगा। बेसिकली देखिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा इसी तरह काटम पिटम करके, तो इसका मान जो है आपका 57.6 ओम निकल के आएगा। तो 57.6 ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन सा कथन सही रूप से मेल खाता है, देखिएगा ए में लिखा है, वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण नहीं, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन नहीं। देखिए वायु के घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का वंकन, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्य रूप से किसके लिए होती है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए लिपिड संश्लेषण और विष हरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किसके लिए होता है, तो बेसिकली राइबोसोम के लिए, राइबोसोम निर्माण या प्रोटीन के लिए हम कह सकते हैं। क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, तो अंतिम वेग क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का अंतिम वेग यानी v का मान आपको निकालना है। लेकिन v का मान निकालना है तो उसके लिए जो है ना आपको यहाँ पर त्वरण की आवश्यकता तो होगी ही। सबसे पहले आप यहाँ पर एक्सेलरेशन का मान निकाल लीजिए, वो आप कैसे निकालोगे, तो लगाइए न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, F = m/a। देखो F का मान यहाँ पर दे के रखा है 4 न्यूटन, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू m/a, m आपको द्रव्यमान कितना दे के रखा है, तो 2 kg × a, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन का मान आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब लगाइए गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या कहता है, गति का पहला समीकरण v = होता है u + at, यही होता है ना। तो यहाँ पर v का मान प्रारंभिक मान आपको दे के रखा था ना 10 मीटर, तो 10 रखिए। a का मान कितना दे के रखा है, तो a का मान आपको दे के रखा है साथियों 2 गुने टाइम कितना दे के रखा है, तो 5 सेकंड, तो 5 दूनी 10 और इधर 10 कितना हो गया, तो भाई 20 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका क्या निकल के आया, तो यही आपका v का मान निकल के आएगा। अगला सवाल है, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो जब कोई भी अम्ल हो, कोई भी एसिड जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, ए में लिखा हुआ चुंबक के अंदर और बाहर
देखिए चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है, बिल्कुल सही है यार, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट है, अयस्क से अवशेषांग यानी गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है और इसे अयस्कों का क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसको अयस्कों का समृद्धिकरण कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार लगभग कितना होगा? तो भार पूछा है ना, तो देखिए भार जितना भी होता है पृथ्वी पर, जब चंद्रमा पर जाता है तो उसका 1/6 हो जाता है, यानी 6 बार में कट गया, यानी 10 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जनन की क्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो जनन के लिए डीएनए की प्रतिलिपि बनाना एक पूर्वापेक्षा है, बिल्कुल ये सही बात है, गलत नहीं है। डीएनए प्रतिलिपियां एकल रज्जुक होती है, बिल्कुल होती है। उत्पन्न डीएनए प्रतिलिपियां समान होती है लेकिन समरूप नहीं होती है, बिल्कुल ये भी सही है। ये आपका गलत है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण पूर्णतः त्रुटि रहित क्रिया है, ये आपका गलत है, तो गलत ही चुनना था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन परमाणुओं का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें यह कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा श्रृंखलन यानी कैटेनेशन, तो श्रृंखलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों साल्वे प्रक्रिया के द्वारा, साल्वे प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है? बताइएगा कौन सा कथन है जो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है? देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से अधिक होता है जो अम्लीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। गलत, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से अधिक कैसे हो सकता है? बी में लिखा है, जब बैक्टीरिया की सक्रियता के कारण मुंह का पीएच 7.5 से ऊपर बढ़ जाता है तो दांतों का इनेमल घुल जाता है। गलत, जब देखो बेसिकली होता यह है कि जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है कि हमारा आमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जिसमें पाचन में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। आमाशय जठर रस जिसमें होता है जिसका पीएच मान 1.2 होता है, तो 2 के आसपास, यानी ये आपका सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो हार्मोन उत्पन्न कर सकता है? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। तो याद रखना, देखिए जो अंग चाहे मादा हो चाहे पुरुष हो जहां से हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अंतस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो याद रखना, हार्मोन निकल रहा है, कहां से हार्मोन निकलता है? तो अंडाशय से निकलता है, याद रखना अंडाशय हार्मोन उत्पन्न कर सकता है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है? वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके क्या वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तापमान में वृद्धि करके भी बढ़ा सकते हैं, पवन की चाल में भी वृद्धि करके बढ़ा सकते हैं। क्या आर्द्रता यानी नमी को बढ़ाकर आप वाष्पीकरण की दर में वृद्धि कर सकते हैं? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो मांसपेशीय गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका आवेग, मांसपेशी प्रोटीन अनुक्रिया और मांसपेशी संकुचन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, पादप कोशिकाएं जंतु पेशी कोशिकाओं जैसे विशेषीकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा स्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो भाई एक लंबी सीधी धारावाही सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो ए में लिखा है यह सभी बिंदुओं पर समान होता है, बिल्कुल समान होता है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यह सभी बिंदुओं पर समान होती है। आगे देखिए, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग बोलते हैं, क्यों? यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ये माध्यम के कणों की गति
द्वारा अभिलक्षित होती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। देखो, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात यानी वैक्यूम में पार नहीं कर सकती है, ये बात याद रखना। अगर ध्वनि की बात करें तो सबसे अधिक होता है सॉलिड में, फिर होता है साथियों आपका लिक्विड में, और फिर होता है गैस में। यानी सबसे अधिक ठोस में, फिर उससे कम होता है लिक्विड में और यानी तरल में, और सबसे कम होता है गैस में, ये बात याद रखना। एक समान गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ग्राफ से, ध्यान से देखिए। एक समान गति के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, डी में लिखा हुआ है दूरी समय ग्राफ का ढलान। देखिए, दूरी समय ग्राफ का ढलान जो होता है वो स्थिर होता है। एक समान गति में क्या होता है? तो दूरी यानी डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है, इसमें क्या होता है? ढलान जो है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर माफ करना, ढलान जो है बिल्कुल स्थिर रहता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रतिवर्ती क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के कार्य के लिए कौन सा अंग शामिल है? तो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और क्या बनाता है? भाई देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। माफ करना, जब जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो ये क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और क्या बनाता है? तो ये बेसिकली बनाता है साथियों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 विथ 2H2O। बेसिकली जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ये बात आप याद रखना। ऑप्शन नंबर सी सही है, बी नहीं। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, ठीक है, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, देखो अवतल दर्पण में साथियों जब वस्तु को किसके बीच बोला है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं ना, तो साथियों वस्तु जो है ना आभासी होता है, सीधा होता है और आवर्धित होता है। अवतल दर्पण में केवल एक ही सिचुएशन या एक ही मोमेंट, एक ही टाइम ऐसा होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है जब उसको फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। बाकी इधर आप कहीं भी रखो, कभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। लेकिन जब फोकस और ध्रुव के बीच रखोगे तो ये आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बाष्पीकरण के अनुकूल नहीं है? तो भाई कौन सी अवस्था है जो बाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होता है? तो याद रखना, उच्च आर्द्रता। अभी मैंने बताया था ना आपको, उच्च आर्द्रता ये बाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की गणना करने का सूत्र क्या है? जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आप याद रखना, स्मॉल g बराबर होता है साथियों आपका gm/r², ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, एक उपग्रह पृथ्वी के परित एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह की चाल स्थिर है लेकिन इसका वेग जो है ना वो स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? सी सही है साथियों, यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड की उसकी गति के कारण होती है और यह पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। अगला सवाल है, शाखित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो नियोपेंटेन का जो संरचनात्मक सूत्र होता है उसको किस रूप में दर्शाया जाता है? तो CH3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया था? तो देखिए राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी,
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ए में लिखा है एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है। क्यों? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें वैक्यूल यानी रिक्तिका नहीं पाया जाता है। क्यों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है और उन्हें सघन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है, इसी कारण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो याद रखना मैग्नीज की। अगला है, पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण करना। भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दे के रखी है 15 सेंटीमीटर और एक वस्तु लेंस से जो है ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो लेंस का उत्पन्न आवर्धन कितना होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर देखो फोकस दूरी जो लेना है अवतल लेंस में बोला है, तो यहाँ पर फोकस दूरी आपकी कितनी हो जाएगी -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एक वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर, तो u का मान आपको दे के रखा है -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको जो है ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो v का मान निकालना पड़ेगा। v का मान जैसे ही आ जाएगा आप आवर्धन निकालना। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो लेंस में होता है v/u। तो v का मान ऊपर में रखोगे, u का मान आप नीचे में रखोगे, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी सॉल्व करने लगेंगे तो क्लास और अधिक लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो देखो सॉल्व करोगे ना तो +0.33 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगला सवाल है साथियों, 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया। तो याद रखना जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो जर्मनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला सवाल जो है आपका, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित है भाई। अगला है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से अखिल भारतीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की थी। तो याद रखिए करेक्ट होगा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। ऑप्शन नंबर डी। साथियों आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अभी देखिए आज और कल तो आपका पेपर नहीं है, 7 और 8 ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाएंगे, जरूर देखना है सारे क्लासेस। तो किस फिनटेक कंपनी ने शुरुआती चरण के फिनटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक त्वरक कार्यक्रम इनफिनिटी 3.0 को लॉन्च किया है। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेयू ने। अगला है, भारत की 2026 की अध्यक्षता के लिए पहली ब्रिक्स शेरपा या सॉस शेरपा की बैठक जो है 9 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। हाल ही में जारी पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द पेट कमांडर के लेखक कौन है। तो हाल ही में जारी पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द पेट कमांडर के लेखक कौन है भाई। तो बी भूषण हरिचंदन। पुस्तक बिल्कुल पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। और ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट राइटर और लेटेस्ट बुक आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया भाई। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी फाइनल में 175 रन बनाया था इन्होंने, याद है ना। आगे देखिए, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया गया। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रीय गीत के कितने अंतरों को गाना अनिवार्य कर दिया है। तो भाई 6 अंतरे को। नेक्स्ट सवाल है, थनिया नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है। तो देखिए थनिया नाथन जो है ना किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल की। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डेक ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा 114। आगे देखिए, किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम देखो लिरियोथेमिस
कैरलेंसिस रखा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जहां ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो याद रखेंगे केरल में, केरल करेक्ट आंसर होगा। ई स्पोर्ट्स, देखिए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने नेशन कप 2026 की सूची में किस नए खेल को शामिल किया? तो भाई राइट आंसर होगा शतरंज को, शतरंज करेक्ट आंसर है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखना लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना ओम बिरला जी। देखिए हाल ही में पीएम सूरज पोर्टल ने वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य को पार कर लिया है। वर्ष 2024 में प्रारंभ किया गया यह पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने लोकसभा में स्वावलंबिनी योजना के संबंध में जानकारी दी। यह योजना यानी स्वावलंबिनी योजना मुख्य रूप से किस समूह के लिए लक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए, उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली युवा महिलाओं के लिए। हाल ही में मनु भाकर ने एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो याद रखना सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों स्पेन, ऑप्शन नंबर ए। बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिएगा बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो तो केरल है और दूसरा है साथियों गोवा, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में, भाई दुबई में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल है अभ्यास मिलान 2026। अभ्यास मिलान 2026 भारतीय नौसेना का ये 13वां प्रमुख बहुउद्देशीय या बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि 18 से 25 फरवरी 2026 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता कौन है? तो तारिक रहमान, यही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एवं 2 के उद्घाटन के साथ एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ, क्योंकि सेवा तीर्थ संस्था का नया आधिकारिक पता क्या है? यानी सेवा तीर्थ का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, किसका? देखिए सेवा तीर्थ जो है ये किसका नया पता बन गया है? तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, पीएमओ का, यानी पीएमओ का नया नाम अभी सेवा तीर्थ रखा गया है, ये आपको याद रखना है। 15 फरवरी 2026 को निर्धारित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले को किस टीम ने वापस ले लिया था? तो पाकिस्तान ने। कल पूछा गया था कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो संजू सैमसन ने 89 रन बनाया था, याद है ना। आगे देखिए, सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जो श्वेत क्रांति 2.0 है, अभी बेसिकली इसका उद्घाटन किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। और इसका उद्देश्य है डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार, दूध खरीद बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। अगला सवाल है साथियों, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, 100% पूछा जाएगा आने वाले शिफ्टों में। करेक्ट आएगा पुरुष हेप्टाथलन में। अगला सवाल है साथियों, फरवरी 2026 में, ठीक है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 100% पेपर में आएगा, लिख कर ले लो। करेक्ट आंसर होगा 45वीं, याद रखेंगे। अगला सवाल है साथियों, 2026 के चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो साने ताकैची। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? याद रखेंगे सर्विसेज ने जीता है, सर्विसेज। फरवरी 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के अनुसार वर्तमान में रेपो दर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑलरेडी पूछ चुका है, फिर से पूछेगा, 5.25%। फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड
छठा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का फाइनल जीता है। आपको बताना है किस टीम को हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर साथियों, याद रखना। और याद रखना भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब अभी कितनी बार जीता है, तो 6वीं बार। अगला सवाल देखिए, 2026 में वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा आरसीबी ने। पुरुष और महिला दोनों ही आरसीबी ने ही जीता है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। करेक्ट आंसर होगा साथियों रूबल नागी ने, रूबल नागी। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? तो याद रखेंगे ड्राइवर ही मालिक, यानी सारथी ही मालिक। अगला सवाल देखिए, 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो युमनाम खेमचंद सिंह को। अभी जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर राज्यपाल हुए हैं उसको जरूर देखिएगा, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। साथियों एक चीज़ और, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है ना करंट अफेयर्स, तो हमारा एक और चैनल है एक्समार्ट स्टडी 2.0। यहाँ पर जाओगे ना तो आपको केवल करंट अफेयर्स मिलेगा। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज कराता हूँ करंट अफेयर्स, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना कोई भी जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है, फरवरी 2026 में डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में उपयोग की जाती है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। अगला सवाल देखिएगा, फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? डबल स्टार मार्क कर लेना। तो देखो करेक्ट आंसर होगा, ये जो खंजर युद्ध अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, जिसका अभी 13वां संस्करण आयोजित किया गया था फरवरी में। कहाँ पर? तो असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में, याद रखना खंजर 13वां संस्करण भाई, भारत और किर्गिस्तान के बीच। देखो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है? तो याद रखना रामसर सम्मेलन को अपनाने की स्मृति में। फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 18%। नेक्स्ट है, प्रो रेसलिंग लीग यानी PWL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है भाई? तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 का जो खिताब है यह हरियाणा थंडर्स ने जीता है। किसको हराकर? तो दिल्ली दंगल्स को हराकर। आगे देखिए, जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में कौन से 2 नए आर्द्र भूमि जोड़े गए थे? तो देखिए, एक तो पटना बर्ड सेंचुरी और एक छारी ढांड। अगला सवाल देखिए, पटना ये जो उत्तर प्रदेश का एटा जिला है वहीं पर यह पटना पक्षी अभयारण्य है और गुजरात के कच्छ जिले में छारी ढांड स्थित है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट था? तो याद रखना 80वां भाई। केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? तो करेक्ट होगा निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? ऑलरेडी पूछ चुका है, तो जीडीपी का 4.3%, याद रखना। पीएम राहत भी पूछ चुका है। देखो पीएम राहत जो है ना, एक सेकंड छोटा कर देते हैं यार, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन हैं। तो देखो पीएम राहत यानी रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि यह 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार प्रदान करता है, जिसका भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से किया जाता है भाई, ठीक है। देखिए आगे अगला सवाल है, हाल ही में कौन भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो आदित्य पांड्या, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। हर वर्ष किनकी जयंती पर पूरे भारत में 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने बेटियों के भविष्य हेतु लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो याद रखना दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी करप्शन प्रिपरेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 182 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना साथियों करेक्ट आंसर होगा 91वां स्थान। कल मैं आपको इंडेक्स एंड रैंकिंग ये टॉपिक पूरा करवा दूंगा,
सुबह को, उसको भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। 91 याद रखना, स्कोर पूछे तो 39 रैंक, माफ करना 39 स्कोर के साथ ये आपको याद रखना है। और अभी नया जो भारत का स्थान है वो कितना है, 91वां, ऑलरेडी पूछ चुका है। स्कोर आपसे पूछेगा आने वाले शिफ्टों में, 39 याद रखना। हाल ही में दुनिया भर में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे 2026 मनाया गया, जिसकी थीम क्या है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 2026 की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार का निधन हो गया था अभी हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण। तो याद रखना महाराष्ट्र के भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी इनके बाद अभी महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया है, तो सुनेत्रा पवार जी को, ये भी आप याद रखेंगे। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। आप बोलोगे सर मुझे पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता है, मैंने पढ़ाया है। तो बताइए, इस क्लास में नहीं, इससे पहले की क्लास में कराया है ना आपको, इसके पहले की क्लासों में कराया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि 41 पदक जीते थे टोटल। अब वो देश कौन सा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। रात में आज आपको वो क्लास मिल जाएगी जिसमें जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक में जो हार्ड टाइप के थोड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 250 क्वेश्चंस करा दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल यही क्लास देख कर जाओगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 अगस्त से लेकर जब से पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक जो मैंने करंट अफेयर्स के क्लासेस कराए हैं वो आप ज़रूर देख लेना। मैं अलग से प्लेलिस्ट आज आपको बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जितनी क्लास होंगी आपको वो देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।